लो जी दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारे हैंडसम और अमीर यंग मास्टर युयान से, जो बेचारे व्हीलचेयर पर हैं। उनके वफादार बॉडीगार्ड उन्हें लेकर एक घने जंगल और पहाड़ों के बीच आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कारी डॉक्टर रहता है, जो यंग मास्टर के पैरों को ठीक कर सकता है। लेकिन यहाँ तो कोई बड़ा ही खतरनाक गेम चल रहा है बॉस। पीछे कुछ गुंडे लगे हैं जो कह रहे हैं दाम दोगुना ले लो, बस वो स्विस्ट यानी युयान वापस नहीं जाना चाहिए। यानी सीधा सीधा मर्डर का प्लान। बाप रे। अब सीन शिफ्ट होता है पहाड़ की चोटी पर, जहां हमारी चुलबुली और सुपर पावरफुल हीरोइन श्याओशी खुशी से उछल रही है। उसने चिल्लाकर कहा, मास्टर मास्टर देखो, मैंने पहाड़ का वो फालतू पत्थर तोड़ दिया। लेकिन मास्टर जैसे ही आते हैं उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मास्टर छाती पीट कर बोलते हैं, अरे ओ कलमुही, वो कोई फालतू पत्थर नहीं था, वो मेरा सबसे कीमती बसाल्ट जेट था, जिसे मैंने सालों से छुपा कर रखा था। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। श्याओशी तो अपनी ही धुन में मस्त है। वो मास्टर को उनका बर्थडे गिफ्ट देती है, कुछ बैम्बू शूट्स, बांस के टुकड़े। मास्टर फिर चिल्लाते हैं, अरे ये तो मेरा ही 50 साल पुराना जेट बैम्बू है, तूने टूरिस्ट्स के साथ मिलकर मेरी ही चीजें बेच दी। मास्टर को समझ आ जाता है कि इस लड़की को अब पहाड़ पर रखना खतरे से खाली नहीं है। वो कहते हैं, 15 साल पहले तेरे माँ बाप तुझे यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन अब समय आ गया है, जा इस दुनिया में जा और लोगों की मदद करके पुंज कमा। श्याओशी कहती है, भले ही मेरे मास्टर महालालची और कामचोर हैं, पर थोड़ा दुख तो हो रहा है। खैर, हमारी हीरोइन अपनी पोटली उठाकर निकल पड़ती है असली दुनिया की सैर पर। नीचे आते ही श्याओशी का सामना होता है एक फर्जी एक्सीडेंट से। कुछ मतलबी लोग पुलिस को बुलाकर हमारे व्हीलचेयर वाले यंग मास्टर युयान को फंसाने और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी रॉक स्टार हीरोइन श्याओशी की। वो अपनी मेडिकल स्किल्स और चालाकी से उस धोखेबाज को ऐसा सबक सिखाती है कि वो खुद यंग मास्टर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। माफ कर दो यंग मास्टर, मैं लालच में अंधा हो गया था। यंग मास्टर हैरान रह जाते हैं कि ये पहाड़ से आई लड़की कौन है, क्या ये कोई परी है? वो सोचते हैं, मेरे पैर खराब हैं, इसलिए लोग नहीं चाहते कि मैं घर वापस जाऊं, पर इस लड़की ने मुझे बचा लिया। इसके बाद श्याओशी अपने असली घर यानी रोंग परिवार पहुंचती है। 10-12 साल बाद उसे देखकर उसके घर वाले खुश नहीं होते, बल्कि उनके दिमाग में तो कोई दूसरा ही खिचड़ी पक रहा है। उनके ऊपर भारी कर्जा है। वो श्याओशी से कहते हैं, अच्छा हुआ तू आ गई, अब तुझे हमारी लाडली स्वीटी की जगह यू परिवार के उस बीमार और अपाहिज लड़के से शादी करनी होगी। श्याओशी साफ मना कर देती है, शादी करनी है तो खुद कर लो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मुझे पुण्य कमाना है। तभी रोंग परिवार के लोग चिल्लाते हैं, हमने तुझे पैदा किया है, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट तो अब आने वाला है दोस्तों। तभी दरवाजे से एंट्री होती है किसी की, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद यंग मास्टर युयान है। जैसे ही श्याओशी और युयान एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। रोंग परिवार के लोग सोचते हैं, अरे ये दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, ये तो बिल्कुल अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे वाली बात हो गई, ये तो किस्मत का कनेक्शन है। अब युयान मन ही मन सोचता है, यार ये लड़की शायद उस जादुई हीलर का पता जानती है, इससे शादी करना घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन हमारी श्याओशी का तेवर तो देखो, वो मुंह फुलाकर कहती है, अरे ये जो लोग फर्जी एक्सीडेंट करके पैसे ऐंठते हैं ना, वो महा बेवकूफ और बुरे होते हैं। युयान हैरान होकर बोलता है, क्या तुम मुझे बुरा और बेवकूफ बोल रही हो? ये लोग फिर से मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा बदन ऐंठ रहा हूँ। बात इतनी बढ़ जाती है कि युयान गुस्से में कहता है, ठीक है, ये सगाई अभी के अभी कैंसिल, और जो 2 बिलियन का दहेज मिला था उसे तुरंत वापस करो। अब श्याओशी तो ठहरी पैसों की भूखी। जैसे ही उसने 2 बिलियन सुना, उसका दिल पिघल गया। वो तुरंत पासा पलटती है और प्यार से कहती है, अरे मेरे प्यारे पति देव, डर गए क्या? अब ज्यादा उछल कूद मत करो, चुपचाप मुझे पति बोलने का मौका दो, मुझे ऐसे मासूम बुरे लड़के बड़े पसंद हैं। हंसते हुए युयान भी सोचता है कि चलो दादी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और शायद इस लड़की से इलाज का पता भी मिल जाए। वो तुरंत अंगूठी निकालकर श्याओशी को पहना देता है और कहता है, कल सुबह हम सीधे कोर्ट चलेंगे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने। श्याओशी मन ही मन खुश है, अरे बाबा, मैं तो बस इसके पैरों का इलाज करके अपनी लाइफ के पुण्य बढ़ा रही हूँ, मैं तो मास्टर की कितनी अच्छी संस्कारी चेली हूं ना। अब यहाँ श्याओशी के मतलबी पापा बीच में टपक पड़ते हैं। वो श्याओशी के हाथ से शगुन के सारे पैसे और डॉक्यूमेंट्स छीन लेते हैं और कहते हैं, बेटा ये 2 बिलियन अब डैडी संभालेंगे, इस पैसे से मेरी कंपनी पूरे शहर में टॉप 10 में आ जाएगी। रोंग परिवार के लोग श्याओशी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, वाह, पुराने जमाने में लोग अपने बाप की जगह फौज में जाते थे और आज ये लड़की अपने बहन की जगह दूल्हे से शादी कर रही है, क्या बात है। अगले दिन हमारी देसी श्याओशी का स्वैग तो
तो देखो, वो युयान की लग्जरी गाड़ी को देखकर कहती है, अरे पतिदेव, क्या मैं आपकी इस गधा गाड़ी को उधार ले सकती हूँ? मुझे चलाना नहीं आता। युयान अपना सिर पकड़ लेता है। xiaoxi मार्केट जाती है एक नया चमकता हुआ स्मार्टफोन खरीदने। फोन देखकर वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, ये स्मार्टफोन तो बड़ी मजेदार चीज है। ये तो मेरी आवाज भी सुन रहा है। इसे कैसे पता चला कि मैं ऑडियो सर्च करना चाहती हूँ? तभी फोन पर युयान की कूल दादी का वीडियो आता है। दादी कहती है, हेलो मेरे बच्चों, हमारा युयान एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें सैकड़ों घर मिलेंगे और हर महीने 1 लाख रुपए का पॉकेट मनी मिलेगा। xiaoxi की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वो कैलकुलेशन करने लगती है, 10 लाख महीना? भाई, इससे तो मैं अपने सीनियर से वो जादुई पत्थरों वाला बेड खरीद लूंगी। बताओ ये पैसे कहाँ से क्लेम करने हैं? अगले दिन दोनों पहुंच जाते हैं वेडिंग फोटोशूट के लिए। अब यहाँ आ जाती है एक बड़ी मुसीबत। फोटोग्राफर कहता है, मैडम, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हाफ बॉडी फोटो चाहिए, लेकिन दूल्हा तो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो क्या दूल्हा लड़की की मदद से खड़ा होगा? सब लोग सोच ही रहे होते हैं। तभी अचानक हमारी xiaoxi युयान का हाथ पकड़ती है। फोटोग्राफर कहता है 1 2 3 और क्लिक। और तभी एक चमत्कार होता है। युयान अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो खुद चौंक जाता है, अरे क्या मैं अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ? हालांकि उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन सब लोग हैरान रह जाते हैं कि जो बंदा सालों से पैरालाइज था वो अचानक कैसे खड़ा हो गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या हमारी पहाड़ी लड़की के पास कोई सुपरनैचुरल पावर है? हमारे युयान बाबा के दिमाग की बत्ती जलती है। वो हमारे xiaoxi से पूछते हैं, तुम बार बार इस एक्सपीरियंस की बात क्यों करती हो? उस दिन जब तुम पहाड़ से उड़कर नीचे आई थी, क्या वो भी तुम्हारी कोई ट्रेनिंग थी? क्या तुम किसी सीक्रेट संप्रदाय से हो? हमारी भोली xiaoxi तुरंत बोल पड़ती है, अरे आपको कैसे पता कि मेरे मास्टर ने मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा है? मेरे मास्टर एक बहुत बड़े टाओइस्ट मास्टर हैं, जिन्हें कमाल की मेडिकल स्किल्स आती हैं। हम सिर्फ 2 ही चेले हैं, मैं और मेरी सीनियर दीदी। युयान हैरान होकर पूछता है, अच्छा तो तुम्हारे उस महान मास्टर का नाम क्या है? xiaoxi गर्व से कहती है, मेरे मास्टर का नाम है न्यू टिएझू। वो आगे कहती है, वो दिखने में भले ही थोड़े नटखट और अजीब बूढ़े लगते हैं, पर वो मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी युयान के बॉडीगार्ड्स दबी आवाज में xiaoxi को बताते हैं कि यंग मास्टर की हालत बहुत खराब है। बचपन में माँ की डिफिकल्ट डिलीवरी की वजह से वो हमेशा बीमार रहते थे और बड़े होने पर एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उनके दोनों पैरों को पैरालाइज्ड कर दिया। सब डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। ये सुनकर xiaoxi कहती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर झूठ बोलते हैं। इनका पैर ठीक करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इन्हें बिल्कुल चंगा कर दूंगी। अब जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, xiaoxi सीधे युयान को बेडरूम में ले जाती है। नौकर और बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े होकर बातें बना रहे हैं कि आज यंग मास्टर पूरे रास्ते चुप क्यों थे। तभी बेडरूम के अंदर से आवाज आती है। xiaoxi कहती है, चलो अपनी पैंट उतारो, जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। युयान के तो तोते उड़ जाते हैं। वो घबरा कर बोलता है, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो? xiaoxi कहती है, अरे भाई, आज रात इलाज शुरू करना है ना, खुद उतारते हो या मैं खुद ही तुम्हारी पैंट फाड़ना शुरू करूं? बाहर खड़े लोग कान लगाकर सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। ओहो, अंदर तो बड़ा एक्साइटिंग सीन चल रहा है भाई। xiaoxi जैसे ही युयान के पैरों में अपनी जादुई एक्यूपंक्चर सुइयां लगाती है और अलग अलग पोजीशन ट्राई करती है, युयान कहता है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही xiaoxi एक खास पॉइंट दबाती है, युयान चिल्ला उठता है, आउच, दर्द हो रहा है, मुझे अपने पैरों में जान महसूस हो रही है। xiaoxi हंसकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा पैर ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलो इस व्हीलचेयर को मारो गोली और 2 कदम चलकर दिखाओ। युयान जैसे ही बिना किसी सहारे के 2-3 कदम आगे बढ़ाता है, बाहर खड़ी कूल दादी खुशी से चिल्ला उठती हैं, ओ माय गॉड, मेरा मिशन पूरा हो गया। अब तो मैं बहुत जल्द अपने परपोते का मुंह देखूंगी। युयान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि जो बंदा सालों से व्हीलचेयर पर था आज जमीन पर खड़ा है। लेकिन xiaoxi उसे डांटते हुए कहती है, ओ हेलो, ज्यादा हीरो मत बनो, डॉक्टर का कहना मानो। मैंने 2 कदम चलने को कहा था, तुम 3 कदम चल गए। अभी सिर्फ लाठी का इस्तेमाल करो। वो आगे कहती है, देखो, पैरों का घाव तो सुइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरी तरह तंदुरुस्त होने के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत ही दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां लगेंगी। अपनी जेब भारी रखना। युयान मुस्कुराकर कहता है,
पैसों की चिंता मत करो, पूरी दुनिया से कनेक्शन लगा दूंगा, बस नाम बताओ। अब शियाओशी जो नाम बताती है उसे सुनकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। वो कहती है, हमें चाहिए कम से कम 1000 साल पुराना जिनसेंग एसेंस, फीनिक्स का खून, ब्लैक टॉर्टॉइस का पित्त और बिजली की मार खाया हुआ कीड़ा। यू यान सोचता है, भाई साहब ये जड़ी बूटियां हैं या एलियन की चीजें हैं, मैंने तो इनके नाम भी नहीं सुने। पर जो भी हो, यू यान के दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी है और वो शियाओशी को दिल से थैंक यू बोलता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमारी शियाओशी का सुबह का पहला टास्क क्या है पता है? वो यू यान से कहती है, चलो आज का टास्क पूरा करो, मुझे पॉकेट मनी ट्रांसफर करो। यू यान मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मिल जाएगी, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ एक बड़े ऑक्शन में चलना होगा। मैंने सुना है कि वहाँ महान हेवनली डॉक्टर तियान ई के सबसे बड़े चेले आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी विलेन रोंग तियान और उसकी माँ भी इसी ऑक्शन की ताक में है। रोंग तियान की माँ उसे समझाती है, बेटा ये ऑक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर हम उस डॉक्टर के चेले के जरिए यू यान का इलाज करवा दें तो वो 2 बिलियन जो हमने हड़पे हैं वो हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद दादी शियाओशी को प्यार से अपने पास बिठाती हैं और कहती हैं, बेटा कल तुम सीधे कमरे में चली गई थी, मैं तुम्हें अच्छे से देख नहीं पाई। बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? जो बोलोगी दादी खरीद देगी। हमारी शियाओशी तो एक नंबर की स्ट्रेट फॉरवर्ड है बॉस। वो तुरंत दांत निकालकर कहती है, दादी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस पैसों से प्यार है। दादी तो इस मासूमियत पर और फिदा हो जाती हैं। वो कहती हैं, मुझे भी पैसों से बहुत प्यार है, लो मैं तुम्हें खूब सारा पैसा ट्रांसफ़र करती हूँ, पर बैंक की डेली ट्रांसफ़र लिमिट आ जाती है। तो दादी कहती हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं अलग अलग अकाउंट से तुम्हें बार बार पैसे भेजती रहूंगी, तुम बस लेती जाओ। ये सब देखकर रोंग तियान की माँ कोने में जाकर अपनी बेटी से कहती है, देखा इस शियाओशी के नखरे, 2 दिन क्या रही यू यान के साथ हवा में उड़ने लगी है। और सबसे बड़ी बात, यू यान के पैर ठीक हो रहे हैं, यानी हमारी रोंग तियान अभी भी यू यान से शादी कर सकती है, क्योंकि पुरानी शादी तो अभी कैंसिल हुई ही नहीं है। इस शियाओशी को तो हम लात मारकर निकाल देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड ऑक्शन में, जहां अनाउंसमेंट होती है, इस ऑक्शन का आधा पैसा पहाड़ों के गरीब बच्चों को दान दिया जाएगा और जो सबसे ज्यादा डोनेशन देगा उसे महान डॉक्टर तियान ई से मिलने का मौका मिलेगा। हमारी शियाओशी सोचती है, ये तियान ई कौन है भाई जो इतना फेमस है? तभी रोंग तियान स्टेज पर आकर अपनी बड़ाई मारते हुए कहती है, सबका ध्यान खींचने के लिए मैं मास्टर हुई वे की एक बेहद कीमती कैलीग्राफी पेंटिंग ऑक्शन के लिए ला रही हूँ, जिसकी शुरुआती बोली 10 मिलियन है, यानी 1 करोड़। शियाओशी उस पेंटिंग को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो पेंटिंग असल में उसके पिता और सौतेली माँ की सबसे पसंदीदा चीज थी। वो यू यान से कहती है, अरे ये लोग अपनी मनपसंद पेंटिंग क्यों बेच रहे हैं? क्या इन्होंने वो 2 बिलियन दहेज के पैसे उड़ा दिए और अब कर्जा चुकाने के लिए इसे बेच रहे हैं? यू यान मुस्कुराकर कहता है, ये जो सामने रोंग तियान खड़ी है ना, ये बहुत अजीब बातें कर रही है। इसे ग्रीन टी यानी ऊपर से भोली और अंदर से चालाक लड़की कहते हैं। शियाओशी कहती है, ग्रीन टी ये क्या होता है? स्टेज पर रोंग तियान उस पेंटिंग पर लिखे मुश्किल शब्दों का मतलब समझाकर सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है कि इस पेंटिंग का मतलब है कि इंसान के पास अटूट ईमानदारी होनी चाहिए। और फिर वो जानबूझकर शियाओशी की तरफ देखकर ताना मारती है, अरे दीदी आपको तो इसका मतलब पता ही नहीं होगा ना। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो गांव देहात में पली बड़ी हो, आपको ये सब कहाँ समझ आएगा। लो जी, रोंग तियान ने सरेआम हमारी रॉकस्टार शियाओशी को अनपढ़ और गवार बोलकर उसकी बेइज्जती कर दी है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि शियाओशी सिर्फ हाथ से पत्थर ही नहीं तोड़ती, बल्कि वो खुद कितनी बड़ी उस्ताद है। अब शियाओशी उस पेंटिंग को देखकर मुंह बनाती है और कहती है, सच बताऊं तो मुझे ये कैलीग्राफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बेकार है ये। रोंग तियान तुरंत चीखती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये महान मास्टर हुई वेई की कला है, तुम जैसी देहाती की क्या औकात जो इन्हें जज करे? शियाओशी कहती है, क्यों नहीं कर सकती कमेंट? सुनो, ये जो तुम्हारे मास्टर हु है ना, इन्होंने जवानी में महान डॉक्टर तियान ई से गाइडेंस ली थी, तब जाकर ये नंबर 1 बने। रोंग तियान मजाक उड़ाते हुए कहती है, अच्छा जब मैं लिखना सीख रही थी तब मेरे मेंटर ने भी मुझे गाइड किया था। तुम्हारे मास्टर कौन से बड़े 30 मार खा हैं? वो तो अनपढ़ बूढ़े होंगे जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा। हा। बस भाई, हमारी शियाओशी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है, एक बार को मुझे कुछ भी बोल दो, लेकिन मेरे मास्टर का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक विद्वान को मारा जा सकता है, लेकिन उसका अपमान नहीं किया जा सकता। लाओ ब्रश और पेपर, आज तो मैं खुद लिखकर दिखाऊंगी कि असली कैलीग्राफी होती क्या है। यू यान और दादी उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो बेटा, जाने दो,
ये लोग हद पार कर रहे हैं। यू यान अपने बॉडीगार्ड से कहता है, सुनो, अनलिमिटेड फंडिंग तैयार रखो। अगर शियाओशी के सपोर्टर कम पड़े तो आधे लोगों को वहीं पैसे देकर खरीद लो, पर मेरी पत्नी हारनी नहीं चाहिए। उधर दादी गुस्से में कहती हैं, अगर कानूनन इसे मार नहीं सकते तो इसे इतना सुनाओ कि ये बहरी हो जाए। रोंगतियान स्टेज पर माइक लेकर चिल्लाती है, भाइयों और बहनों, ये मेरी बड़ी बहन है जो गाँव में पली बढ़ी है। इसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, पर मुंह दिखाने का बड़ा शौक है। अब ये मास्टर हु से मुकाबला करेंगी। हंसना मत कोई। हमारी शियाओशी स्टेज पर जाती है, ब्रश उठाती है और दनादन लिखना शुरू करती है। जब वो लिखकर हटती है तो पूरी महफिल में सन्नाटा छा जाता है। रोंगतियान खुश हो जाती है, हाँ, सब चुप हैं, इसका मतलब इसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल बकवास है। लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग उठते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहते हैं, अरे बाप रे, ये लिखावट, ये तो साक्षात आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी है। एक एक शब्द इतना शानदार है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रोंगतियान चौंक कर पूछती है, अरे आप कौन है? वो बुजुर्ग कहते हैं, मैं खुद हु यी वेई हूँ, यानी वही असली मास्टर जिनकी पेंटिंग की नीलामी हो रही थी। मास्टर हु कहते हैं, मैं आजकल बहुत परेशान था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी लिखाई डॉक्टर त्यानी के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो अपनी पुरानी पेंटिंग्स को खरीद कर नष्ट करने आया था, लेकिन आज इस लड़की रोंग शियाओशी की लिखावट देखकर मेरी सोई हुई आत्मा जाग गई। इसकी लिखाई मुझसे तो लाख गुना बेहतर है ही, बल्कि कुछ डिटेल्स में तो ये महान डॉक्टर त्यारी से भी आगे निकल गई है। मैं इस पेंटिंग के लिए अभी के अभी 20 मिलियन यानी 2 करोड़ की बोली लगाता हूँ। फिर क्या था बॉस, महफिल का पासा ही पलट गया। लोग चिल्लाने लगे, 22 मिलियन, 26 मिलियन, 30 मिलियन यानी 3 करोड़। शियाओशी की तो चांदी हो गई। उधर रोंगतियान और उसकी माँ का चेहरा देखने लायक था, मानो काटो तो खून नहीं। वो कोने में जाकर रोने लगी, ये देहाती लिखना कब सीख गई, हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया इसने। दादी और यूयान दूर खड़े हंस रहे हैं। यूयान कहता है, लगता है सपोर्टर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गाड़ी में वापस आते समय यूयान शियाओशी को बताता है कि वो इतने सालों से सिर्फ डॉक्टर त्यानी के दिए हुए एक पुराने नुस्खे की वजह से जिंदा है, लेकिन अब वो नुस्खा असर नहीं कर रहा और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो शायद अगले साल तक ही जिंदा रहेगा। शियाओशी चौंककर मन ही मन सोचती है, अरे अजीब इंसान है, मैंने कह तो दिया कि मैं इसे ठीक कर दूंगी, फिर भी ये त्यानी नाम के पीछे क्यों पड़ा है। खैर कोई बात नहीं। वो यूयान से कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत अमीर हो, अगर तुम मर गए तो मुझे हर महीने वो 10 लाख का पॉकेट मनी कौन देगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी अचानक यूयान की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, वो बेहोश होने लगता है। बॉडीगार्ड चिल्लाता है, यंग मास्टर जल्दी से इन्हें दवा दीजिए। वो एक दवा की बोतल निकालते हैं। शियाओशी उस बोतल को देखती है और चौंक जाती है क्योंकि वो बोतल उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। शियाओशी जैसे ही दवा की बोतल देखती है वो समझ जाती है और कहती है, अरे ये दवा तो मेरे मास्टर ने बनाई है, इसका स्वाद बिल्कुल मूली के सूप जैसा है। मास्टर भी ना मूली का सूप बना दिया और मुझे बताया तक नहीं। वो यूयान को समझाती है कि ये दवा सिर्फ किडनी की रक्षा करती है और लक्षणों को दबाती है, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। तभी स्टेज से अनाउंसमेंट होती है, बधाई हो, शियाओशी की कैलीग्राफी पूरे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ में मास्टर हु ने खरीद ली है। सब लोग हैरान। वहीं खड़े बिजनेसमैन यूयान को बधाई देते हैं, वाह यूशाओ, आपकी सेहत भी सुधर रही है, शादी भी हो गई और पत्नी तो मास्टर हु से भी बड़ी उस्ताद निकली, आपकी तो किस्मत ही पलट गई। तभी वहाँ इस ऑक्शन के ऑर्गेनाइजर मिस्टर और मिसेस शू आते हैं। मिसेस शू प्रेग्नेंट हैं और 1 महीने में उनकी डिलीवरी है। वो अपनी बड़ाई मारते हुए कहती हैं, हमने अपनी पूरी जान लगा दी, तब जाकर महान डॉक्टर त्यानी इस ऑक्शन में आने को तैयार हुए हैं। दरअसल मैं एक ऐसा नुस्खा ढूंढ रही हूँ जिससे लड़का या लड़की होने का पता चले। मेरे पहले 2 लड़के हैं, इस बार मैं और दर्द नहीं सहूंगी। हमारी शियाओशी उनकी तरफ देखती है और बिना किसी मशीन के सिर्फ चेहरा देखकर बोलती है, अरे आंटी, आपके पेट में तो लड़की है। मिसेस शू चौंक जाती हैं, तुम्हें कैसे पता? रोंगतियान तुरंत बीच में टपक पड़ती है और शियाओशी को नीचा दिखाने के लिए कहती है, मैडम शू, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बड़ी बहन को ये सब तंत्र मंत्र और ढोंग करने की आदत है। लेकिन हमारी शियाओशी कहाँ रुकने वाली थी। वो मिसेस शू की ऐसी ऐसी सीक्रेट बातें बताने लगती है कि सबके तोते उड़ जाते हैं। वो कहती है, मिसेस शू, आपका सरनेम झाओ है, आपका एक बड़ा भाई है, आपके पीठ पर 3 मस्से हैं और राइट ब्रेस्ट के नीचे एक बादल के शेप का बर्थ मार्क है। सही कहा ना? मिसेस शू घबराकर कहती है, अरे बाप रे, तुम्हें ये सब कैसे पता? शियाओशी यहीं नहीं रुकती, वो आगे कहती है, आपका पहला प्यार 16 साल की उम्र में एक वांग सरनेम के लड़के से हुआ था। और सुनो, इस बार प्रेग्नेंट होने में आपको 1.5 साल लगा क्योंकि दिक्कत आपके पति यानी मिस्टर शू में थी, आप में नहीं। मिसेस शू शर्म के मारे लाल हो जाती हैं। अरे बस करो, मत बोलो, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। अब मिस्टर शू गुस्से में आते हैं,
तुम बकवास कर रही हो। हमारा परिवार 6 पीढ़ियों से इकलौता बेटा पैदा कर रहा है। मेरी माँ जिंदा है और मेरे घर में कोई महोगनी सोफा नहीं है। शियाओशी हंसकर कहती है, अरे मिस्टर शू, मैंने कब कहा कि आपकी माँ मर गई? मैंने तो ये कहा कि इस पेट में जो बच्चा है उसके असली बाप का नाम शू लियू साओ है, जो कि आपका दूर का कजिन है। यानी इंटरनेट की भाषा में कहें तो मिस्टर शू, आपको आपकी वफादार पत्नी ने हरे रंग की टोपी पहना दी है और आप अनजाने में किसी और के बच्चे के बाप बनने वाले हैं। पूरी महफिल में सन्नाटा छा जाता है। रोंगत्यान चिल्लाती है, शियाओशी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? शू कपल तो अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं। मिस्टर शू गुस्से से पागल होकर यूयान से कहते हैं, यूयान, तुम्हारी पत्नी हमारी बेइज्जती कर रही है, इसे अभी के अभी माफी मांगने को कहो। लेकिन हमारे यंग मास्टर यूयान का स्वैग तो देखो, वो कड़क कर बोलते हैं, मेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया। मैं यूयान अपनी पत्नी की तरफ से तुम जैसे लोगों से माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। शू ग्रुप धमकी देता है, तो फिर तुम कभी डॉक्टर त्यानी से नहीं मिल पाओगे, हम तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। तभी हमारी कूल दादी बीच में आती हैं और कहती हैं, अच्छा तुम हमें निकालोगे? शियाओशी बेटा, तुम फिक्र मत करो, दादी तुम्हारे साथ है। अगर ये हमें निकालेंगे तो हम ये पूरा वेन्यू ही खरीद लेंगे। बॉडीगार्ड, वेन्यू के मालिक को फोन लगाओ, अभी के अभी डील पक्की करो। तभी अचानक शोर मचता है। महान डॉक्टर त्यानी की सबसे बड़ी शिष्या आ चुकी है। शियाओशी जैसे ही सामने देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सीनियर सिस्टर मू युन माइन ओनर है, जो देश की सबसे बड़ी कोयले और जेम माइंस की मालकिन है। शियाओशी मन ही मन हंसती है, अच्छा तो मेरी सीनियर दीदी ने ये नया रूप धर रखा है। वैसे दीदी दिमाग की तेज है, क्योंकि कई तरह के ओर्स असल में जड़ी बूटियों का काम करते हैं। अब तो मेरे पास दीदी का एक बड़ा सीक्रेट आ गया है, जब मन करेगा उनसे कीमती चीजें मांग लूंगी। सीनियर दीदी स्टेज पर आकर कहती हैं, मैं यहाँ अपनी माइंड से निकले सबसे बेहतरीन कच्चे पत्थर लेकर आई हूँ, जिसे जेड गैम्बलिंग कहते हैं। इस बार इसमें से कीमती हीरा निकलने की उम्मीद 30% है। जो भी सबसे ज्यादा हीरा ढूंढेगा, मैं उसे डॉक्टर त्यानी से मिलने का मौका दूंगी। रोंगत्यान तुरंत शियाओशी को देखकर ताना मारती है, अरे देहाती, तुम्हें क्या पता कि जेड गैम्बलिंग क्या होती है? ये तुम्हारे पहाड़ों के फालतू पत्थर नहीं है, इसमें किस्मत और टेक्निक लगती है। एक झटके में इंसान अमीर या कंगाल हो सकता है। अब विलेन रोंगत्यान ड्रामा करते हुए कहती है, यूयान, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। लेकिन यूयान उसे भाव भी नहीं देता और कहता है, जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। तभी हमारी शाओशी बीच में कूदती है और सीधे चिल्लाती है, 200 मिलियन यानी 20 करोड़। सबके होश उड़ जाते हैं। लोग कहते हैं, भाई ये 10 लाख के पत्थर हैं, तुम 20 करोड़ क्यों बोल रही हो? इतने पैसे कहाँ से आए? शाओशी दांत निकालकर यूयान की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये 200 मिलियन मेरे पति देव देंगे, मैंने आपका पैसा थोड़ी ना खर्च किया है। यूयान भी मुस्कुराकर कहता है, हाँ बिल्कुल, जब मेरी पत्नी ने कह दिया तो बात खत्म। ये लो 200 मिलियन और सारे पत्थर हमारे। रोंगत्यान की माँ हंसकर कहती है, अरे यूयान, तुम्हारे ये 20 करोड़ पानी में डूबने वाले हैं। लेकिन शाओशी कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। और फिर जो होता है दोस्तों, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हमारी शाओशी किसी मशीन के पास नहीं जाती, वो सीधे एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और अपने खाली हाथों से ढाड़े करके पत्थर को बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। फोटोग्राफर और जनता शॉक। रोंगत्यान चिल्लाती है, अरे गवार, ऐसे पत्थर तोड़े जाते हैं क्या? लेकिन जैसे ही पत्थर खुलता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके अंदर से निकलता है चमकता हुआ इंपीरियल ग्रीन जेड, जिसकी कीमत बिना तराशे ही 10 मिलियन है। यूयान खुश होकर कहता है, बॉडीगार्ड, इस पत्थर को अभी डिजाइनर के पास भेजो और मेरी दादी और शाओशी के लिए कंगन और पेंडेंट बनवाओ। लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ तुक्का था। शाओशी कहती है, अच्छा तुक्का था? वो दूसरा पत्थर उठाती है, फिर हाथ से तोड़ती है और इस बार निकलता है बिल्कुल शीशे जैसा क्रिस्टल क्लियर ग्लास टाइप जेड, जिसकी कीमत पूरे 50 मिलियन है। अब तो शाओशी रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो दनादन 5-5 पत्थर एक साथ हाथ से तोड़ने लगती है। कोई मशीन नहीं, कोई कटर नहीं। सीनियर दीदी मन ही मन सोचती हैं, भाई मेरी ये छोटी गुरु बहन तो मास्टर से भी ज्यादा डरावनी और टैलेंटेड निकली। देखते ही देखते शाओशी ने उन पत्थरों से पूरे 8 अरब का खजाना निकाल लिया। दादी तो खुशी के मारे पागल हो गईं। वो कहती हैं, अरे वाह, हमारा यू ग्रुप तो बड़ा धीमा काम करता है, मेरी शाओशी तो कमाल है। अब तुम दोनों बिजनेस छोड़ो और मुझे जल्दी से एक परपोता दे दो। अब शाओशी अचानक रुक जाती है। यूयान पूछता है, क्या हुआ? शाओशी कहती है, बस मैं थक गई, मुझे घर जाकर आराम करना है। और सुनो, ये जो बाकी बचे हुए 60 पत्थर है ना, इसमें अब एक रत्ती का भी हीरा नहीं बचा है। जिसे खरीदना है खरीद लो, मैं इसे पूरे 100 मिलियन में बेच रही हूँ। रोंगत्यान और उसके पापा सोचते हैं कि माइन की मालकिन ने इस बार बहुत अच्छे पत्थर भेजे हैं। जब शुरुआत के पत्थरों से 8 अरब का माल निकला, तो बाकी बचे पत्थरों से तो 10 अरब निकलेगा ही। वो सोचते हैं कि शाओशी बेवकूफ़ है जो इसे छोड़कर जा रही है। रोंगत्यान के पापा कहते हैं, हम ये पत्थर 100 मिलियन में खरीदेंगे। रोंग परिवार खुशी खुशी उन 60 पत्थरों को लेकर बैठता है और मशीन से कटवाना शुरू करता है। पहला पत्थर कटता है, फुस,
कुछ नहीं। दूसरा पत्थर कटता है, खाली। तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे के सारे पत्थर सिर्फ बकवास कचरा निकलते हैं। रोंग परिवार के पूरे 10 करोड़ डूब जाते हैं और वो कंगाल हो जाते हैं। पापा गुस्से में रोंगत्यान पर चिल्लाते हैं, तेरी वजह से मेरा 10 करोड़ का नुकसान हो गया, निकल जा यहाँ से। उधर युयान मन ही मन सोच रहा है, अद्भुत ताकत, चेहरे देखकर बीमारी बता देना, पत्थरों के अंदर हीरा देख लेना, आखिर इस श्याओशी का बैकग्राउंड क्या है। तभी श्याओशी के सामने अचानक उसकी सीनियर दीदी आकर खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं, क्यों री श्याओशी, पहाड़ से नीचे उतरते ही 2 दिन में तूने चट मंगनी पट ब्याह भी कर लिया, और वो भी इतनी दूर आकर। श्याओशी अपनी दीदी को देखकर क्यूट सा मुंह बनाती है, लेकिन तभी सीनियर दीदी मुस्कुराकर अपने हाथ में एक खास टोकन या सीक्रेट चाबी निकालकर कहती हैं, मुझ पर तेरा ये क्यूट मुंह बनाना काम नहीं करेगा, ये देख, ये किस संप्रदाय का टोकन है। सीनियर दीदी टोकन का असली राज खोलती हैं और कहती है, श्याओशी, मास्टर ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर भेजा है जिससे हमारे पूरे संप्रदाय का भविष्य जुड़ा है। मास्टर अब बूढ़े हो गए हैं और वो रिटायर होना चाहते हैं। श्याओशी रोने जैसा मुंह बनाकर कहती है, क्या मास्टर रिटायर हो गए? मुझे लगा वो टपक गए। दीदी उसे डांटती हैं, चुप कर, मास्टर की ताओइस्ट पावर बहुत हाई है, वो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। लेकिन अब संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें एक चेला ढूंढना होगा और ये टोकन उसे देना होगा ताकि वो सारी कमान संभाल सके। श्याओशी अपना सिर पकड़ लेती है, अरे यार, मैं खुद इतनी आलसी हूँ, मैं कैसे किसी को चेला बनाऊंगी, और मास्टर खुद कहाँ है? उधर दूर किसी सब्जी मंडी में हमारे नटखट मास्टर न्यू टीएचजू हाथ में थैला लेकर घूम रहे हैं और हंस रहे हैं। हा हा हा, बड़ी मुश्किल से उस आफत की पुड़िया श्याओशी को नीचे भेजा था ताकि 2 दिन चैन की सांस ले सकूं, पर वो लड़की तो नीचे जाते ही चट मंगनी पट ब्याह कर बैठी। अब मुझे उसके ससुर वालों के घर जाने के लिए कुछ शगुन का तोहफा तैयार करना पड़ेगा। वैसे उस शो वालों ने मुझे बुलाने के लिए 500 मिलियन यानी 50 करोड़ दिए हैं, पर भाई इतने पैसों में तो मेरी फीनिक्स का साल भर का दाना पानी भी नहीं आता। चलो अब पत्ता गोभी खरीदने चलते हैं। यानी मास्टर करोड़पति होकर भी सब्जी मंडी में मोल भाव कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है युयान के बड़े से कॉर्पोरेट ऑफिस में। युयान सुबह बिना इलाज कराए ऑफिस भाग आया था, तो हमारी श्याओशी कहती है, इलाज में लापरवाही बिल्कुल नहीं, मैं खुद ऑफिस जाकर सुई लगाऊंगी। श्याओशी जैसे ही युयान की कंपनी के रिसेप्शन पर पहुंचती है, वहां की घमंडी रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लेती है। ए लड़की, कहाँ मुंह उठा के चली आ रही है? अपॉइंटमेंट है क्या? बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाना मना है। श्याओशी कहती है, अरे भाई, मैं अपने पति से मिलने आई हूँ, मेरे पति का नाम युयान है। रिसेप्शनिस्ट मजाक उड़ाती है, तू और यू शाओ की पत्नी, शक्ल देखी है अपनी? सिक्योरिटी, इस बदतमीज लड़की को धक्के मारकर बाहर निकालो। तभी वहां से हमारे प्रेसिडेंट युयान गुजरते हैं। रिसेप्शनिस्ट बटरिंग करते हुए दौड़ती है, सर देखिए, ये आवारा और बदतमीज औरत ऑफिस में घुसकर हंगामा कर रही है और खुद को आपकी पत्नी बता रही है। मैंने इसे ठीक से सबक सिखा दिया है। युयान उस रिसेप्शनिस्ट को घूर कर देखते हैं और कड़क आवाज में बोलते हैं, तुमने किसे आवारा कहा? ये मेरी पत्नी है, और सुनो, तुम अभी के अभी फायर्ड हो। ऑफिस टाइम में टीवी देखना, फोन चलाना और कस्टमर्स का नुकसान कराने के जुर्म में कंपनी तुम पर लीगल एक्शन भी लेगी। निकलो यहाँ से। पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज के होश उड़ जाते हैं। बाप रे, ये सीधे साधे कपड़ों वाली लड़की हमारी बॉस की पत्नी है। दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लग रही है। युयान को सीधे केबिन में ले जाकर श्याओशी कहती है, चलो पैंट उतारो, सुबह का कोटा अभी पूरा करना पड़ेगा। युयान बेचारा शर्मा जाता है, अरे ये ऑफिस है। बाहर खड़े नौकर कान लगाकर सुन रहे हैं। ओहो, ऑफिस में तो घर से भी ज्यादा एक्साइटिंग सीन चल रहा है भाई। श्याओशी जैसे ही एक कड़क सुई लगाती है, युयान बिना लाठी के खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। श्याओशी डांटती है, अभी चलना सीखा नहीं कि दौड़ने लगे? डॉक्टर की सलाह मानो, अभी ज्यादा मत कूदो। तभी दरवाजे से बिना परमिशन की एंट्री होती है हमारी ग्रीन टी विलन रोंगत्यान की। वो आकर युयान के करीब जाने की कोशिश करती है और कहती है, युयान, मैंने भी थोड़ी मेडिकल की पढ़ाई की है, लाओ मैं तुम्हारे पैरों का चेकअप कर देती हूँ। युयान को उससे इतनी नफरत है कि वो श्याओशी से कहता है, चलो पत्नी, हम लाउंज एरिया में चलते हैं, वहाँ बहुत जगह है। तुम्हारी डॉक्टर की सलाह मानकर मैं थोड़ा और वॉक कर लूंगा। इस औरत का चेहरा मुझे नहीं देखना। रोंगत्यान वहीं खड़ी जल भुन जाती है और सोचती है, इतना पैसा होने के बाद भी ये युयान सीधे मुंह बात नहीं करता। एक दिन मैं इसके सारे पैसे उड़ाकर रहूंगी। तभी ऑफिस में युयान की कूल दादी एक बड़ा सा टिफिन लेकर पहुंचती हैं, जिसमें वो गर्मा गर्म चिकन सूप लाई हैं। दादी बॉडीगार्ड से धीरे से कहती हैं, देखो, मेरी बहू तो बड़ी प्रोएक्टिव है, पर मेरा पोता युयान बड़ा ठंडा और संकोची है, इसलिए मैं ये खास जड़ी बूटी वाला चिकन सूप लाई हूँ, यानी रोमांस जगाने वाली दवा। इसे चुपके से युयान को पिला दो ताकि मेरा परपोता जल्दी आ जाए। दोनों मियाँ बीवी है तो दवा देने में कैसी शर्म। बॉडीगार्ड वो सूप श्याओशी और युयान को दे देता है। श्याओशी कहती है, वाह, चिकन सूप तो मेरा फेवरेट है। वो तुरंत कटोरा उठाती है और गपागप पीना शुरू कर देती है। युयान भी सूप पीता है और कहता है, थोड़ा नमकीन है।
लेकिन भाई साहब, सूप पीते ही दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। यूयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसका दिमाग चकराने लगता है और उसके मन में अजीब अजीब से रोमांटिक और डिस्ट्रैक्टिंग ख्याल आने लगते हैं। वो शियाओशी की तरफ देखने लगता है। लेकिन असली तमाशा तो हमारी शियाओशी के साथ होता है। सूप का असर होते ही उसका दिमाग घूमने लगता है और वो सोचती है, अरे बाप रे, क्या ये मेरा अंत है? क्या मेरे अंदर कोई दिल का दानव, इनर डीमन जाग गया है? मास्टर ने कहा था कि जब भी इनर डीमन आए उसे तुरंत मार देना चाहिए। यानी क्या मुझे इस यूयान को मारना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा होगा। वो घबराकर यूयान से कहती है, सुनो, मुझे तुरंत 1 मिलियन यानी 10 लाख ट्रांसफर करो। यूयान पूछता है, अरे अचानक इतने पैसों का क्या करोगी? शियाओशी मनी मन सोचती है, ये तुम्हारी जान बचाने के पैसे हैं भाई। अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए तो तुम मेरे कुबेर देवता बन जाओगे, और मैं अपने कुबेर देवता को कैसे मार सकती हूँ? यूयान सीधे 5 मिलियन यानी 50 लाख ट्रांसफर कर देता है। शियाओशी खुशी से उछल पड़ती है, वाह, अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं मार सकती। लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा है। वो इस बीमारी का इलाज ढूंढने अपनी सीनियर दीदी मुयुन माइन ओनर के पास भागती है। शियाओशी दीदी के गले लगकर रोने लगती है, दीदी, अनर्थ हो गया, मैं पागल हो गई हूँ, मेरे अंदर कोई खतरनाक इनर डीमन घुस गया है। मैं जब भी यूयान को देखती हूँ मेरा दिल धक धक करने लगता है, पर मैं उस पर हाथ नहीं उठा पाती। क्या मैं बर्बाद हो गई हूँ? सीनियर दीदी उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ती हैं और कहती हैं, अरे मेरी भोली गुरु बहन, इसे इनर डीमन नहीं कहते, तुझे उस लड़के से प्यार हो गया है। शियाओशी का सिर चकरा जाता है, हैं? इनर डीमन और लव हार्ट बीट में कोई फर्क होता है क्या? जब शियाओशी वापस घर पहुंचती है तो वहां हड़कंप मचा हुआ है। नौकरानी रोते हुए कहती है, मैडम आप आ गई, यंग मास्टर अचानक बेहोश हो गए हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। असल में वो दादी का रोमांटिक सूप यूयान को हजम नहीं हुआ और उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। दादी बेचारी अपना सिर पकड़कर बैठी हैं और भगवान से दुआ मांग रही हैं कि उनके पोते को कुछ न हो। शियाओशी कहती है, दादी, आज से मैं और यूयान अलग अलग कमरों में सोएंगे। दादी चौंकती है, अरे क्यों? शियाओशी सीरियस होकर कहती है, क्योंकि मर्द सिर्फ मेरी तपस्या को धीमा करते हैं। जब तक मैं यूयान का चेहरा नहीं देखूंगी मेरे दिल का दानव शांत रहेगा। मैं कितनी स्मार्ट हूं ना। यूयान को जब पता चलता है तो वो बेचारा चुपचाप मान जाता है कि चलो तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ कहानी में आता है एक महा ट्विस्ट। शियाओशी का जो जादुई जेड पेंडेंट ऑफिस के लाउंज में गिर गया था, वो हाथ लग जाता है शातिर रोंगत्यान के। रोंगत्यान उस पेंडेंट को लेकर सीधे सीनियर दीदी के पास पहुंच जाती है। सीनियर दीदी उस पेंडेंट को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो उनके संप्रदाय का एकलौता टोकन है जो सिर्फ उनके मास्टर बना सकते हैं। वो पूछती है, ये पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया? रोंगत्यान सफेद झूठ बोलते हुए कहती है, मैडम, महान डॉक्टर त्यानी ने मुझे अपनी शिष्या मान लिया है और उन्होंने ही मुझे ये पेंडेंट गिफ्ट किया है। सीनियर दीदी सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में मास्टर ने इस चालाक लड़की को चेला बना लिया? शायद इसके पीछे मास्टर का कोई गहरा प्लान होगा, दुश्मन को जाल में फंसाने का। बस फिर क्या था, रोंगत्यान हवा में उड़ने लगती है कि अब तो वो ऑफिशियली त्यानी की वारिस बन गई है। वो सीधे यूयान के घर पहुंचती है और अकड़कर कहती है, यूयान, पहले तुम अपाहिज थे तो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, कोई भी विधवा नहीं बनना चाहता, लेकिन अब मैं त्यानी की शिष्या हूँ। अगर तुम उस देहाती शियाओशी को लात मारकर घर से निकाल दो तो मैं तुम्हारी सारी बीमारी ठीक कर दूंगी और यू ग्रुप की सारी जायदाद संभाल लूंगी। तभी वहाँ शियाओशी आ जाती है। यूयान रोंगत्यान के हाथ में वो पेंडेंट देखता है और चौंक कर शियाओशी से पूछता है, शियाओशी, ये तो तुम्हारा पेंडेंट है ना जो ऑफिस में गिर गया था, ये इसके पास कैसे आया? रोंगत्यान चिल्लाती है, क्या बकवास है, ये मेरा पेंडेंट है, इसे मेरे मास्टर त्यानी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। यूयान का दिमाग तुरंत घूम जाता है। वो सब कड़ियों को जोड़ता है। पेंडेंट शियाओशी का था और ये त्यानी का टोकन है। इसका मतलब शियाओशी ही महान डॉक्टर त्यानी की असली शिष्या है। यूयान और बाकी सब लोग शियाओशी को घूरने लगते हैं। हमारी भोली शियाओशी आंखें मटकाकर कहती है, अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कितनी बार कहूँ, मैं किसी त्यानी वानी को नहीं जानती। मेरे मास्टर का नाम तो न्यू तेजचू है। रोंगत्यान मन ही मन हंसती है, ओहो, ये देहाती लड़की तो इतनी बेवकूफ है कि इसे खुद नहीं पता कि इसके मास्टर ही दुनिया के सबसे बड़ी डॉक्टर त्यानी है। ये तो मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया। अब इस पेंडेंट के दम पर मैं सबको अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। रोंगत्यान यू परिवार के सामने अपनी अकड़ दिखाती है। अगर यूयान को ठीक कराना है तो मेरी एक शर्त है, यूयान को अपनी पूरी जायदाद दहेज में देकर मुझसे शादी करनी होगी और इस देहाती शियाओशी को लात मारकर निकालना होगा, वरना यूयान के जनाजे की तैयारी कर लो, क्योंकि डॉक्टर त्यानी से सिर्फ मैं ही मिलवा सकती हूँ। तभी वहाँ एंट्री होती है डटखट मास्टर न्यू तेजचू की। वो आते ही कहते हैं, ओहो, पहाड़ से उतरते ही किसी ने बिना बताए चट मंगनी पट ब्याह कर लिया, तो मैं भी देखने चला आया। रोंगत्यान मास्टर को देखकर मुंह से कोड़ती है, अरे यू परिवार के घर में कोई भी भिखारी चला आता है क्या? ए बुढ़े, भीख मांगने आए हो क्या? मास्टर हंसकर शियाओशी से कहते हैं, बेटा, इस औरत की जुबान में वो धार नहीं है, जरा मुझे कमान संभालने दे। और फिर मास्टर रोंगत्यान की वो कुंडली बांचते हैं कि मजा आ जाता है। मास्टर कहते हैं, तेरी शक्ल देख,
जीवन दुखों से भरा है, बुद्धि घुटनों में है, माथा छोटा है, मुंह मेंढक जैसा और नाक कैटफिश जैसी है, मन में पाप भरा है, जीभ इसकी बहुत लंबी है। रोंगत्यान शर्म और गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से भाग जाती है। तुम सब पछताओगे। मास्टर सोफे पर बैठते हैं और युयान को घूर कर कहते हैं, तो तू ही है मेरी शियाओशी का झटपट बनने वाला पति। मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है, तू अपाहिज है। युयान तुरंत दामाद वाले मोड में आता है और कहता है, सर आप बस 3 दिन दीजिए, मैं अपने पैर बिल्कुल ठीक करके दिखाऊंगा। और वैसे भी आप लोग इस त्यानी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अगर वो डॉक्टर कभी मुझे मिला ना तो मैं उसे 2 घूंसे मारूंगा। शियाओशी मन ही मन सोचती है, अरे पतिदेव, तुम मेरे ही मास्टर को पीटने की बात कर रहे हो। मास्टर युयान को चिढ़ाते हैं, तू तो सिर्फ पैसों के दम पर मेरी शिष्या को फंसाकर बैठा है। युयान मुस्कुराता है और कहता है, अमीर होने में क्या बुराई है दादाजी। शगुन के तौर पर मैं आपके अकाउंट में 3 बिलियन ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो मनाए खरीद लेना। मास्टर का फोन बजता है। अकाउंट में 3 अरब प्राप्त हुए। मास्टर का गुस्सा 1 सेकंड में गायब। वो हंसकर कहते हैं, हा, मैं जानता था कि मेरा पोता दामाद बहुत संस्कारी है, बस इसी बात पर शादी पक्की, पर पैर ठीक करने में थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। शियाओशी युयान के जूते उतरवाती है और एक ऐसी खतरनाक लंबी सुई निकालती है कि युयान की चीखें निकल जाती हैं। आह, अय्या। मास्टर कहते हैं, बेटा तूने मेरा सारा ज्ञान सीख लिया है, अब जरा इसके पैरों को पुश कर। शियाओशी जैसे ही एक झटका देती है, युयान सीधा उठकर खड़ा हो जाता है और बिना लाठी के दौड़ने लगता है। उसके पैर 3 दिन में नहीं बल्कि 3 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। युयान खुश होकर कहता है, शियाओशी तुमने मेरे पैर ठीक कर दिए, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? शियाओशी अपनी उंगली गाल पर रखकर कहती है, क्या मैं व्हाइट हॉर्स क्लब जा सकती हूँ? युयान चौंक जाता है, वहां क्यों जाना है? तुम्हें उस जगह के बारे में किसने बताया? शियाओशी कहती है, मेरी सीनियर दीदी ने बताया कि वहाँ बड़े तगड़े बॉडी बिल्डर और हैंडसम लड़के होते हैं जो साथ में खाते हैं, गाते हैं और गेम खेलते हैं। तुम नहीं ले जाओगे तो मेरे पास खुद के 5 मिलियन है, मैं अकेले चली जाऊंगी। उधर सीनियर दीदी शियाओशी को लेकर सच में व्हाइट हॉर्स क्लब पहुंच जाती है। हैंडसम लड़के आते हैं, मैडम आपकी क्या सेवा करें? दीदी कहती है, देखो शियाओशी, ये लड़के पढ़े लिखे, हैंडसम और संस्कारी हैं, ये हमें अपने हाथों से फल और वाइन पिलाएंगे। तभी कंपनी में बैठे युयान के फोन पर वीचैट का एक नोटिफिकेशन आता है। दरअसल विलेन रोंगत्यान ने शियाओशी को क्लब में जाते देख लिया था और पूरे सोशल मीडिया पर फोटो डाल दी। युयान की पत्नी अपनी तन्हाई मिटाने मर्दों के क्लब में गई है। युयान को उसकी पत्नी ने हरी टोपी पहना दी। रोंगत्यान सोचती है कि अब तो युयान शियाओशी को तलाक दे देगा। युयान गुस्से में आग बबूला होकर पूरी सिक्योरिटी के साथ क्लब में धावा बोल देता है। वो लाउंज का दरवाजा जोर से खोलता है, शियाओशी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर युयान और उसके बॉडीगार्ड्स का सिर चकरा जाता है। वहाँ कोई रोमांस नहीं चल रहा था। वो सारे हैंडसम 6 पैक एब्स वाले लड़के कतार में बैठकर रोते हुए बच्चों का समर होमवर्क लिख रहे थे। एक लड़का रोते हुए युयान के पैर पकड़ लेता है, सर प्लीज हमें बचा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्लब में आने के लिए अपनी फर्जी डिग्री दिखाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मुझे मिडिल स्कूल का मैथ्स और साइंस का होमवर्क करना पड़ेगा, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। असल में हमारी शियाओशी ने क्लब के लड़कों को देखा तो उसे याद आया कि उसकी सीनियर दीदी को बच्चों का होमवर्क पूरा करने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। करीब 200 बच्चों का होमवर्क 4 घंटे में करना था। शियाओशी ने अपना बिजनेस माइंड लगाया। वो क्लब के लड़कों से कहती है, तुम लोग यहाँ 1 घंटे के 100 रुपए कमाते हो ना, चलो एक बच्चे का होमवर्क पूरा करो, मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगी। और बीच में शियाओशी खुद 200 रुपए का कमीशन खा रही थी, यानी उसने अय्याशी के क्लब को होमवर्क फैक्ट्री बना दिया। युयान अपना सिर पकड़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, मेरी प्यारी पत्नी तुम सच में कमाल हो। युयान को अपनी पत्नी की इस चालाकी पर इतना गर्व होता है कि वो तुरंत शियाओशी के साथ अपनी एक प्यारी सी फोटो खींचता है और सीधे वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट कर देता है। बस फिर क्या था, शियाओशी के अफेयर की जो अफवाहें उड़ रही थी वो एक झटके में फुस हो गई। युयान का ये स्वैग देखकर सोशल मीडिया पर विलेन्स का मुंह लटक गया, लेकिन विलेन रोंगत्यान कहाँ सुधरने वाली थी। एक दिन होटल की लॉबी में रोंगत्यान युयान के करीब आने की कोशिश करती है और कहती है, युयान, जब से शियाओशी को पता चला है कि मैं तियानिये की वारिस हूँ वो मुझसे जलने लगी है। तुम उस देहाती को छोड़ो और मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, मैं 24 घंटे तुम्हारी बीमारी पर नजर रखूंगी। तभी हमारी सीनियर दीदी मतलब माइन ओनर और शियाओशी वहां आ धमकती हैं। सीनियर दीदी रोंगत्यान को चिढ़ाते हुए युयान से कहती हैं, ओहो, लगता है मेरी छोटी गुरु बहन का क्लब जाना इस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी तो ये जल भुनकर यहाँ आया है। रोंगत्यान नाटक करते हुए शियाओशी के करीब जाती है तो हमारी शियाओशी का पारा चढ़ जाता है। वो कड़क कर बोलती है, ए रोंगत्यान, अपनी एक गंदी और बदबूदार डिग्गी मुझसे दूर रख। अगर तूने दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की ना तो मेरे पति की कसम मैं तेरे हाथ काटकर हाथ में दे दूंगी। सीनियर दीदी हंसकर युयान से कहती है, देख रहे हो दामाद जी, पहाड़ से उतरने के बाद मेरी गुरु बहन का गुस्सा और खतरनाक हो गया है। युयान मुस्कुरा कर कहता है, मुझे तो इसका ये अंदाज बहुत पसंद है। रोंगत्यान को भाव
भाव न मिलते देख वो चिढ़ जाती है। सीनियर दीदी कहती है, तुम दोनों मियाँ बीवी अपना रोमांस संभालो, मैं तो चली दोबारा व्हाइट हॉर्स क्लब में अपना दिमाग शांत करने। अब यहाँ आता है एक फनी ट्विस्ट। श्याओशी को अचानक याद आता है कि यू यान रोंग तियान के करीब खड़ा था। वो गुस्से में मुंह फुलाकर कहती है, यू यान ने पुरुषों के अच्छे संस्कार का पालन नहीं किया। ये सांसारिक मोह माया मेरी तपस्या को खराब कर रही है। मैं कल सुबह 8 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर यू यान से तलाक लूंगी और वापस अपने पहाड़ों पर चली जाऊंगी। यू यान बेचारा परेशान हो जाता है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये गलतफहमी है। वो अपनी दादी को बुलाता है। दादी तुरंत सोने के बिस्किट और सोने की ईंटों का डिब्बा लेकर श्याओशी के हाथों में थमा देती है। बेटा, ये सारे सोने के बिस्किट तुम्हारे, मैंने इन्हें पिघलाकर तुम्हारे और यू यान के अटूट रिश्ते की गोल्डन सूप बनाई है। प्लीज मेरे पोते को छोड़कर मत जाओ। श्याओशी सोने की चमक देखकर पिघल तो जाती है, पर नाटक करते हुए कहती है, दादी मुझे इस कंजूस से अलग होना ही पड़ेगा, ये औरतों को संभालना नहीं जानता। और वो वहां से भागने लगती है। यू यान पीछे पीछे दौड़ता है, पर पैर कमजोर होने के कारण वो गिर जाता है। श्याओशी कहती है, अब नाटक मत करो, दवा का असर पूरा हो चुका है, तुम बिल्कुल ठीक हो। और सच में यू यान बिना किसी सहारे के उठ खड़ा होता है। अगले दिन रोंग तियान सीधे यू यान के घर में घुस आती है। वो घमंड में कहती है, यू यान, मैं डॉक्टर तियानी की तरफ से तुमसे मिलने आई थी, पर तुम्हारी ये बदतमीज पत्नी मेरा अपमान कर रही है। अब तो सिर्फ तियान ये ही तुम्हारी जान बचा सकते हैं, इसीलिए मुझसे तमीज से बात करो। श्याओशी उसका रास्ता रोकती है और कहती है, ए चोर, मेरा जो जेड पेंडेंट ऑफिस में गिरा था वो चुपचाप मुझे वापस कर। रोंग तियान हंसती है, क्या सबूत है कि ये पेंडेंट तुम्हारा है? क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो है? यू यान तुरंत अपना फोन निकालता है और ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज प्ले कर देता है, जिसमें रोंग तियान पेंडेंट चुराते हुए साफ दिख रही है। यू यान कहता है, ये लो वीडियो सबूत, अब बताओ पुलिस को फोन लगाऊं या सीधे जेल जाओगी? रोंग तियान का पर्दाभास तो हो गया, पर उसकी बेशर्मी देखो। वो हंसकर कहती है, हाँ तो पुलिस बुला लो, पूरे शहर को पता चल चुका है कि मैं तियानी की पोती चेली हूँ। लोग पेंडेंट नहीं रुतबा देखते हैं। पिछली ऑक्शन में जो कीमती पत्थर निकला था, हम वैसा ही हूबहू नकली पेंडेंट बनवा रहे हैं। डॉक्टर तियानी के अलावा उसे कौन पहचानेगा? वो यू यान को धमकी देती है, यू यान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, इस श्याओशी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, वरना परसों सनशाइन मैनर में मेरी गुरु दीक्षा का ग्रैंड फंक्शन है, जहाँ पूरी दुनिया के सामने मैं तियानी की वारिस बन जाऊंगी। फिर ये यू ग्रुप मेरे पैरों के नीचे होगा। यू यान साफ मना कर देता है, मैं श्याओशी से शादी कर चुका हूँ और तुम जैसी घटिया औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रोंग अपनी बेइज्जती से बौखलाई रोंग तियान और उसके माता पिता एक आखिरी चाल चलते हैं। वो सोचते हैं कि सनशाइन मैनर के फंक्शन से पहले यू यान को बेहोशी या नींद की दवा देकर उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बना लिया जाए, ताकि कच्चा चावल पक्का हो जाए और यू यान शादी के लिए मजबूर हो जाए। वो यू यान को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर ड्रिंक में दवा मिला देते हैं। यू यान जैसे ही ड्रिंक पीता है, उसका शरीर बेकाबू होने लगता है। रोंग तियान हंसती है, पिछली बार तुम अपाहिज थे तो मैं नफरत करती थी, अब तुम ठीक हो तो मैं तुम्हारी सारी दौलत लूट लूंगी। वो यू यान पर झपटती है, लेकिन तभी हमारी बाहुबली श्याओशी दीवार कूदकर एंट्री मारती है। वो यू यान को उठाती है और कहती है, चलो पतिदेव घर चलें। और रोंग तियान वहीं हाथ मलती रह जाती है, अब हमें बचा लीजिए। रोंग तियान का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो रोते हुए कहती है, मास्टर, मैं आपकी वो शिष्या हूँ जिससे आप कभी नहीं मिले। मास्टर उसे लात मारकर दूर करते हैं और कहते हैं, चूर कहीं की, तूने मेरी श्याओशी का पेंडेंट चुराया। अब श्याओशी स्टेज पर आती है और कहती है, चलो दीदी, अब इस नकली लड़की को असली सजा देते हैं। सीनियर दीदी आसमान की तरफ इशारा करती हैं और श्याओशी अपनी ताओइस्ट पावर से रोंग तियान पर सीधे आसमानी बिजली गिरा देती हैं। रोंग तियान झुलसकर वहीं गिर जाती है और रोने लगती है। मास्टर श्याओशी को आखिरी जड़ी बूटी सांप और बिच्छू की आत्मा देते हैं और कहते हैं, लो बेटा, इस दवा से तुम्हारे पति यू यान की बीमारी अब हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े अरबपति और नेता श्याओशी और मास्टर के पीछे दौड़ने लगते हैं। अमर डॉक्टर, प्लीज हमें अपना चेला बना लीजिए, हमारे परिवार की जान बचा लीजिए। लेकिन हमारी कूल श्याओशी यू यान का हाथ पकड़ती है और कहती है, पतिदेव, चलो अब पहाड़ों पर वापस चलें, यहाँ बहुत शोर है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी देहाती पर बेहद खतरनाक और जादुई श्याओशी ने न सिर्फ विलन्स का घमंड तोड़ा, बल्कि यू यान की जान बचाकर उसकी सच्ची जीवन साथी बन गई। रोंग परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया और हमारी श्याओशी बन गई दुनिया की सबसे महान अमर डॉक्टर। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो को भर भर के लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।